हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी जोर शोर से बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हमारे दो प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट 2 भागों में और दूसरा प्रैक्टिस सेट 30 प्रश्नों के साथ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री निःशुल्क आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आपने पहले वाले क्लासेस नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से वो क्लास ज़रूर देखें। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। हम ऐसे सेट को तैयार कर रहे हैं जो जहाँ जहाँ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। क्लास को आप पूरा देखें। किसी विशेष परीक्षा के लिए ये क्लास नहीं है। जहाँ जहाँ सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो हमारी इस श्रृंखला में 30 प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने संलग्न किया है। वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें और वीडियो क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको क्लास से संबंधित, किसी प्रश्न से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप हमें हमारे टेक्स्ट बार पर आ रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप, एसएमएस या कॉल के माध्यम से अपनी समस्या को बताएं जिससे आपकी समस्या का समाधान हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। या आप अपनी समस्या को कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से जरूर टाइप करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश तंतु, हीरों का चमकना, मरीचिका की घटना, तारों का टिमटिमाना। क्या होगा इसमें सही आंसर प्रश्न 1 के लिए? क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? देखिए इसके बारे में कुछ तथ्य बता रहा हूं। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। से अधिक हो जाता है।
ऐसी स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता, प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता और संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। ये घटना हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। स्क्रीनशॉट आप इसका लें, इसे नोट करें। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, बाकी प्रकाश तंतु, हीरों का चमकना, मरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की उदाहरण है। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइबोसोम, अस्थि मज्जा, गोल्जी काय। राइबोसोम, लाइसोसोम, अस्थि मज्जा, गोल्जी काय। क्या होगा इसका सही आंसर प्रश्न 2 के लिए? ये आपका जो राइबोसोम है ये होता है आपका प्रोटीन कारखाना। इसे प्रोटीन कारखाना के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना के नाम से जाना जाता है, जिसके खोज करता है जॉर्ज पलाडे। जॉर्ज पलाडे खोजकर्ता राइबोसोम के। इसके बाद आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होता है पाचन में मदद करना, पाचन क्रिया में मदद करना। मदद करना और इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अस्थि मज्जा गूदे की तरह अस्थियों में पाया जाता है। अस्थियों में पाया जाता है। गोल्जी काय, कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में केंद्रक के समीप जो संरचना पाई जाती है उसे गोल्जी काय कहते हैं। हमारा प्रश्न था आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। प्रश्न का दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। देखिए समय का जो मात्रक होते हैं आपके सेकंड, मिनट,
घंटा। इसके बाद मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, छोटे छोटे मात्रक होते हैं। दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, बड़ा मात्रक है इसका प्रकाश वर्ष, और इसके इंच, फीट, सेंटीमीटर, छोटे मात्रक मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति यानी चाल, प्रकाश की गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, प्रकाश की गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है इसका कैंडेला, कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है, किसका मात्रक है ये? तो ये दूरी का मात्रक है। सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर दूरी। प्रश्न 3 का सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। प्रश्न 4 का सही जवाब क्या होगा? जो प्रोटीएज होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन को पहुंचाने वाले एंजाइम, प्रोटीन को पहुंचाने वाले एंजाइम, प्रोटीन को पहुंचाने वाले एंजाइम आपके प्रोटीएज होते हैं। एमाइलेज स्टार्च को छोटे अणुओं में बदलकर माल्टोज बनाना, ये काम होता है आपका एमाइलेज का। इसके बाद आता है आपका लाइपेज। एक पाचक एंजाइम होता है, ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम है जो पाचक रस में पाया जाता है। पाचक रस में पाया जाता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो आपका कोशिका के केंद्र के रूप में, कोशिका के केंद्र के रूप में, जो नियंत्रण के रूप में होता है। प्रोटीन किसके द्वारा पचाए जाते हैं? किससे पचते हैं? प्रश्न 4 का सही आंसर क्या होगा? एक पाचक एंजाइम कौन सा होगा? लाइपेज। इसका सही जवाब होगा लाइपेज। अगला प्रश्न, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। प्रश्न 5 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 5 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विषाणु। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है क्योंकि विषाणु जो होते हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही अपनी वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु जो होते हैं वो जीवित कोशिका में ही अपनी वंश की वृद्धि कर सकते हैं। बाकी जीवाणु जो हैं और प्रोटोजोआ, कवक, ये निर्जीव स्थान पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 4 मिनट, 24 घंटे, 12 घंटे।
पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 4 मिनट, 24 घंटे, 12 घंटे। प्रश्न 6 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 6 के लिए सही जवाब क्या होगा? ये पूरा जो कोण होता है किसी भी वृत्त पर, वृत्त की परिधि जो पूरा कोण होता है, ये पूरा एंगल जो होता है 360 का, पूरा कोण 360। इसके बाद कुल मिनट जो बनेंगे, कुल मिनट वो होंगे आपके 24 घंटे। 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, गुणा करेंगे इसे, ये बनेगा आपका 1440 मिनट। 1440 मिनट। 360 डिग्री घूमने के लिए 1440 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा? 1440 बटे 360, काट दो इन्हें, 36 दूनी 72, दूनी 144। 1 डिग्री का जो समय आएगा वो होगा आपका 4 मिनट। इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? वो होगा 4 मिनट। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य? गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है क्या एक नदी है, महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, एक धरातलीय हवा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न 7 के लिए? सही जवाब होगा इसका महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। प्रश्न 7 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन दूसरा, महासागरीय धारा। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 3.12%, 0.03%, 0.33%, 3.0%। क्या होगा इसका सही जवाब प्रश्न 8 के लिए? वायुमंडल में गैसों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जो पाई जाती है आपकी, नाइट्रोजन 78%, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन पाया जाता है इसमें। ऑर्गन 0.93%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इसके बाद जो शेष बची आपकी अन्य में जो गैसें हैं, अन्य हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन और आपका नियॉन
नियॉन और जेऑन, ये अन्य गैस है आपकी और पाई जाती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03%, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है प्रश्न 8 के लिए। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, अमेजन, गंगा, नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, अमेजन, गंगा, नील। क्या होगा प्रश्न 9 के लिए सही जवाब? विश्व की सबसे लंबी नदी वो आपकी नील नदी। ये है आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन मतलब नील नदी, और इसकी जो लंबाई है इसकी 6,650 किलोमीटर। 6,650 किलोमीटर। कहाँ बहती है ये? अफ्रीका में। अफ्रीका में बहती है ये। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी वो है आपकी अमेजन, जिसकी लंबाई है 6,400 किलोमीटर। 6,400 किलोमीटर अमेजन नदी। इसके बाद जो गंगा है आपकी, ये है भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी वो है आपकी गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसकी लंबाई है आपकी 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। आपको ये चार चीजें याद रखनी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, उसके बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, ऐसी भारत की सबसे लंबी नदी, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। प्रश्न 10, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका सही आंसर आपके? कर्क रेखा भारत से जो गुजरती है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात,
मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका बचा एक झारखंड। इन राज्यों से होकर भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो नहीं गुजरती है, ऑप्शन है आपका उड़ीसा। सही आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है जेलेपला, नाथुला, जोजिला, शिवकीला। प्रश्न 11 का सही आंसर कौन सा होगा? ये आपके दोनों सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सही आंसर होगा चौथा, शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। प्रश्न 12, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, दोमट मिट्टी। प्रश्न 12 का सही आंसर कौन सा होगा? काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास, तंबाकू। लाल मिट्टी में बाजरा, दालें। मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं ये। वैसे ज्यादातर फसलें कोई भी उगा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से ज्यादातर अच्छी पैदावार जो होती हैं, भूरी मिट्टी, सूरजमुखी, सूरजमुखी, तिलहन। तेल वाले फसलें होती हैं, तेल देने वाले। दोमट मिट्टी में आपका गेहूं, ज्वार और सब्जियां। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? वो है आपकी दोमट मिट्टी। ऑप्शन होगा हमारा चौथा। अगला प्रश्न, भारत का एक स्थान जहां टिन पाया जाता है, भारत का एक स्थान जहां टिन पाया जाता है, कौन सा आंसर होगा इसका? भारत का एक स्थान जहां टिन पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में टिन, एकमात्र स्थान छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का बस्तर नाम का जिला, छत्तीसगढ़ में इसका एक जिला है बस्तर, जो कि भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है। अगर विश्व में बात करें, विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादक देश, टिन उत्पादक देश कौन सा होगा? वो होगा आपका चीन। भारत में बस्तर नाम जिला छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, कुमाऊं हिमालय। प्रश्न 14 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 14 का सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, जिसका पुराना नाम मानक पर्वत, इसका पुराना नाम मानक पर्वत। 15वां प्रश्न, सबसे प्राचीन प्राण है, सबसे प्राचीन प्राण है मत्स्य प्राण, भागवत प्राण, विष्णु प्राण, वायु प्राण। प्राणों की संख्या प्राणों की संख्या 18 प्राण है, जिसमें आपका सबसे प्राचीन प्राण, प्राचीनतम प्राण मत्स्य प्राण, प्राचीनतम प्राण मत्स्य प्राण। सबसे बड़ा प्राण सबसे बड़ा प्राण वो आपका स्कंद प्राण। सबसे बड़ा प्राण स्कंद प्राण। सबसे छोटा प्राण सबसे छोटा प्राण ब्रह्म प्राण। सबसे नया या नवीनतम प्राण नवीनतम प्राण विष्णु प्राण। हमारा जो प्रश्न है सबसे प्राचीन प्राण वो आपका मत्स्य प्राण। प्रश्न का पहला विकल्प हमारा सही है। इसे आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न 16, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 के लिए कौन सा सही विकल्प होगा? धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। इसके बाद आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति। को महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना, गृह त्याग करने को महाविनिष्क्रमण कहा गया। हमारा सही आंसर रहेगा गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? वो आपका महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन होगा तीसरा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? कुषाण, मौर्य,
हिंद, यवन, गुप्त। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? कुषाण, मौर्य, हिंद, यवन, गुप्त। प्रश्न 17 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पहला विकल्प, कुषाण वंश द्वारा। कुषाण वंश द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए। और चांदी के सिक्के चलाने वाला चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए गए। अगला प्रश्न, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। प्रश्न 18 का सही जवाब क्या होगा? चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? सही जवाब है इसका कनिष्क। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक। अगला प्रश्न, भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम है? भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम है कांची, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न 19 के लिए सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 19 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। ये जो आपकी नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त जो गुप्त वंश का गुप्त शासक था 470 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और 1199 में बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी। दूसरा, इसका पुराना नाम प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार राज्य के पटना नामक स्थान पर। इसके बाद जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, अंगराज, अर्घराज। क्या होगा इसका सही जवाब प्रश्न 20 का? तराइन का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1192 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? एक आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, और जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजित हुआ, विजयी हुआ मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 51। प्रश्न 21 का सही जवाब क्या होगा? सभी प्रश्न मुख्य रूप से जो परीक्षा में आने वाले हैं, आने की संभावनाएं हैं, ऐसे प्रश्नों को हमने रखा है। सभी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अनुच्छेद 25 से 28 ये आपकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, जिसमें आप धर्म मानना, आचरण करना और धर्म का प्रचार करना, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक। 14 से 18 तक आपका है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक संविधान हमारा बताता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 ये बताता है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51। तो हमारा सही जवाब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारे संविधान में वर्णित है। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 22। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। प्रश्न 22 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से आपके नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ले गए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती
समवर्ती सूची का प्रावधान। ये दिया गया ऑस्ट्रेलिया से, और आपका बचा कनाडा। इससे संघवाद और कानून व्यवस्था। सही आंसर होगा हमारा आयरलैंड। स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल हैं? 12, 8, 11, 9। प्रश्न 23 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 23 का सही जवाब क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की। जोड़ने की सिफारिश की। उस समय अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न 23 के लिए मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद। प्रश्न 24 के लिए सही जवाब क्या होगा? राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार कौन होता है? सही जवाब होगा इसका मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, पंचायत समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम सभा का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सदस्य। प्रश्न 25 के लिए सही जवाब क्या होगा? ग्राम पंचायत के सरपंच। एक सरपंच नहीं होता है तो पंचायत समिति बन रही है तो एक गांव का प्रधान ही नहीं होगा। सही जवाब होगा इसका ग्राम पंचायत के सरपंच। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा
उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। प्रश्न 26 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र इस्तीफा दे सकता है। प्रश्न 27, वह राज्य जहां एक जिला एक उत्पाद परियोजना को प्रारंभ किया गया। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी परियोजना का प्रारंभ कहां किया गया? ओडीओपी योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24 जनवरी सन 2018 को 24 जनवरी सन 2018 को इसका शुभारंभ किया गया। मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन ये योजना काम करेगी। हमारा सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। वह राज्य जहां एक जिला एक उत्पाद परियोजना का प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य किया जाता है? ललितपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य किया जाता है? ललितपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी। प्रश्न 28 का सही जवाब क्या होगा? शेरा नृत्य ललितपुर में किया जाता है और ये जनजाति द्वारा किया जाता है, जनजाति समुदाय द्वारा नृत्य किया जाता है। गोरखपुर में गोड़ऊ नाच, प्रयागराज में कठ घोड़वा नृत्य, कठ घोड़वा नृत्य, वाराणसी में वाराणसी का प्रसिद्ध नृत्य ध्रुपद और कथक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की दो बड़ी नदियां कौन सी हैं? बेतवा एवं चंबल, गंगा एवं केन, गंगा एवं यमुना, सिंध एवं केन। प्रश्न 29 का सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दो नदियां कौन कौन सी हैं? इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा आपका गंगा एवं यमुना। उत्तर प्रदेश में बहने वाली दो नदियां जो कि बड़े क्षेत्रफल को घेरती हैं वो आपकी लंबाई में गंगा और यमुना। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 30, उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार स्थित हैं?
उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार स्थित हैं? 11, 4, 9, 20। क्या होगा इसका सही जवाब? उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार स्थित हैं? इनकी कुल संख्या है 11। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, दो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, एक सबसे बड़ा और एक आपका सबसे छोटा। सबसे छोटा, और दोनों ही होंगे आपके उत्तर प्रदेश के। सबसे बड़ा लाख बहुशी अभयारण्य, लाख बहुशी अभयारण्य, लाख बहुशी अभयारण्य कन्नौज में। इसके बाद आता है सबसे छोटा, सबसे छोटा है पटना जीव अभयारण्य। पटना जीव अभयारण्य एटा जिला में, जिला एटा। दोस्तों ये था हमारी 30 प्रश्नों की श्रृंखला, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ हमने एक क्लास आपके सामने लेकर आए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।